क्या हुआ? सीधा बटन कर दो सीधा। हाँ। ओहो, दे दो दे दो। क्या? स्टार्ट करें? पेज नंबर 75। ये 74 तक अपने लास्ट टॉपिक देखा था, दैट इज एप्लीकेशन एंड मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। अच्छा, एक लॉट किस रेंज के बीच में होता है? एक लॉट 10,000 से लेके 15,000 की रेंज में होता है। लॉट का मतलब पता है? हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम कितने शेयर के लिए अप्लाई करना है? आप एक दो शेयर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक बंडल ऑफ शेयर के लिए अप्लाई करते हो। तो कंपनी वो बंडल उसी रेंज में बनाती है जहां पे वो रेंज आपकी 10,000 से 15,000 के बीच में जाए पर लॉट। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है मैनर ऑफ कॉल। अब मैनर ऑफ कॉल में बताया हुआ है कि आपको, अगर आप पार्टली पेड अप शेयर्स के फॉर्म में मंगाना चाहते हो, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के फॉर्म में, तो आपको 12 महीने के अंदर अंदर सारे कॉल्स बुला लेने पड़ेंगे। That is, if the issuer proposes to receive the subscription money in calls, it shall ensure that the subscription is money is called within 12 months from the date of allotment in case of the issue. एंड अगर 12 मंथ के अंदर हमने कॉल किया, सामने वाले ने पे नहीं किया, तो बचे हुए मनी जो उसने पे किया उसका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। भाई रिफंड नहीं होगा, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये हमने अलॉट कर दिए शेयर, उसके बाद वाला पैसा। जनरली अभी क्या होता है, अभी तो सारे के सारे शेयर फुल्ली कॉल्ड अप होते हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो कर भी सकती है। बट आज के ट्रेंड में क्या है, सारे के सारे शेयर ऑटोमेटिकली फुल्ली कॉल्ड अप ही है। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट प्रोसीजर एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। The issue shall not be made in allotment. Sorry, the issuer shall not make any allotment in excess of specified security offered through offer document, except in the case of oversubscription for the purpose of rounding up. आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में जितनी भी सिक्योरिटी ऑफर की है उससे ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका राउंडिंग अप हो रहा है, मान लो प्रो डेटा बेसिस पे हमें शेयर देने के लिए आ रहे हैं 7.5%, तो हमें राउंडिंग अप करना पड़ेगा, तो वो 7.5 का 8 राउंडिंग अप होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो चलेगा। अदरवाइज विदाउट राउंडिंग अप आप कोई भी एक्सेस अलॉटमेंट नहीं कर सकते। हमने अगर डिसाइड किया है कि 10 करोड़ का इशू है तो 10 करोड़ ही अलॉटमेंट करोगे, लेकिन एक्सेस अलॉटमेंट कब हो सकता है? जब राउंडिंग अप की नौबत आ जाए, क्योंकि पार्ट में शेयर नहीं दिए जाते। अगर राउंडिंग अप कहां से होगा? 7.5 मतलब आगे ही जाएगा, 7.4 मतलब हम 7 देंगे,
तो अगर राउंडिंग अप आ रहा है तो आप नियरेस्ट इंटीजर में राउंड अप करोगे, एंड उसके बाद अगर एक्सेस अलॉटमेंट हो रहा है तो उतना अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। क्या राउंड अप का अमाउंट नहीं दिया तो मतलब? हाँ 7 ही दिए तो ऐसा क्या, हाँ ऐसा चलेगा, बट 7.5 है तो आपको जनरली राउंड अप करना पड़ता है, आगे नेक्स्ट 8 पे लेके जाते हो। तो उस केस में आपको आई तो थी आपको सिक्योरिटी 7.5 देने के लिए, लेकिन आप 8 दे रहे हो, और ऐसे एक लोग नहीं बहुत सारे लोग हैं जिनका पॉइंट में आता है, तो राउंड अप करते करते ना एक शेयर से लेके बहुत सारे शेयर्स हम एक्सेस में अलॉट कर देते हैं। एक इंसान को देखा तो हमने आधा शेयर एक्सेस में अलॉट किया, 7.5 का 8, और वैसे अगर हम ऑल एज अ होल पिक्चर देख रहे हैं तो बहुत एक्सेस अलॉटमेंट हो जाता है, तो उतना अलाउड है कि थोड़ा राउंड अप के लिए एक्सेस अलॉटमेंट करो, वो अलाउड है, उसके अलावा एक्सेस अलॉटमेंट नहीं करोगे, except in the case of oversubscription for the purpose of rounding up. हाँ, for the purpose of rounding off to make the allotment in consultants with the designated stock exchange. अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है आईपीओ के लिए? 90%। तो 10 लोग 90% सिक्योरिटीज लेके चले जाएं, चलेगा? मिनिमम नंबर भी है, दो लिमिट है, इशू का परसेंटेज और नंबर। मिनिमम अपने 1000 सब्सक्राइबर तो होने ही चाहिए। तो नेक्स्ट में वही बोला है, द इशू शैल नॉट मेक एन अलॉटमेंट पर्सुएंट टू द पब्लिक इशू इफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव अलॉटी इज लेस देन 1000। मतलब हमें मिनिमम अलॉटमेंट 1000 लोगों को करना ही है। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, an allotment of not more than 1% of the net offer to the public for the purpose of making allotment in a minimum lot। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट बोला गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन में आप एक्सेस अलॉटमेंट कर सकते थे या नहीं? कर सकते थे, बट वो किसके लिए? राउंड ऑफ के पर्पज से। तो कितना कर सकते हो यहाँ पे लिमिट बोली गई है कि जितना आप नेट ऑफर दे रहे हो उसका 1% तक ही ओवर सब्सक्रिप्शन में राउंड ऑफ करके करोगे, उससे ज्यादा नहीं। आज आपका नेट ऑफर 10 करोड़ का है, उसका 1% कितना आएगा? 10 लाख आएगा। तो 10 लाख तक का ही ओवर सब्सक्रिप्शन को आप दे सकते हो, और वो भी पर्पज ऑफ राउंडिंग ऑफ के लिए, अदरवाइज उससे ज्यादा नहीं दे सकते। Next are the allotment of a specified security to applicant other than those of retail investor, non-institutional investor and anchor investor shall be on proportionate basis। तो आपको allotment proportionate basis पे ही करना पड़ेगा, and within the respective categories and the number of the security allotted shall be rounded off to the nearest integer subject to the maximum application size। ये वापस ही रिपीटेड पॉइंट है कि आपको अलॉटमेंट अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो प्रो रेटा बेसिस पे करना पड़ेगा। अगर आप किसी को सिक्योरिटी अलॉट करना चाहते हो तो मिनिमम कितना अलॉट करोगे? आप किसी को अलॉटमेंट, मान लो 5 लोगों ने एप्लीकेशन दी, 5 लोगों के लॉट्स वाइज एप्लीकेशन आते हैं, किसी ने 2 लॉट, 4 लॉट, 6 लॉट, किसी ने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया। मिनिमम अगर आपने चूज किया कि इस पर्सन को मेरे को अलॉट करना ही है, तो मिनिमम कितना अलॉट करोगे? 1 लॉट। वही बोला है कि मिनिमम आप एटलीस्ट जब भी अलॉट करोगे तो मिनिमम 1 लॉट तो होगा ही, उससे कम तो अलॉट होगा ही नहीं। However, the value of specified security allotted to any person, except in case of employees under the reservation। आप नॉर्मल केस में एम्प्लॉय को कितना अलॉट करते हो, रिजर्वेशन में कितना परसेंट, कितना और अमाउंट में कितना था, वो तो हम टोटल रिजर्वेशन रखते हैं अप टू 2 लाख। ये वापस रिपीटेड पॉइंट है कि आप बाकी लोगों को इतना अलॉट नहीं करोगे, लेकिन एम्प्लॉय को 2 लाख से 5 लाख की रेंज में अलॉटमेंट चलेगा। नेक्स्ट आता है द अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू ईच ऑफ द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर शैल नॉट बी लेस देन द मिनिमम बिट लॉट सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द शेयर इन रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी। जितने रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में लॉट्स हैं, आपको जिनको जिनको भी अलॉट करना है उनको मिनिमम अलॉट तो करोगे ही, 1 लॉट अलॉट करोगे। और वो कहां से अलॉट होंगे? हमने जो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी बनाई है उन्हीं में से अलॉटमेंट होगा। तो मैक्स टू मैक्स हम अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं? जितना रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में एलोकेटेड है। तो दैट इज इम्प्लाइड पॉइंट। नेक्स्ट आता है अंडर रिमेनिंग अवेलेबल शेयर इफ एनी अलॉटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तो मान लो आज रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी है, अगर एप्लीकेशन आई मान लो 30 लोगों से और हमारे पास 40 लॉट्स हैं, तो हम सबको, जितने लोगों ने एप्लीकेशन दी, हम सबको एक एक लॉट तो अलॉट कर देंगे, उसके बाद जो एक्सेस बचा उसको हम प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट करेंगे। तो इसके हम सम्स देखेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियरिटी आएगी। आगे एक सम है इसका,
नेक्स्ट आता है द अलॉटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी टू ईच ऑफ द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शैल नॉट बी लेस देन द मिनिमम एप्लीकेशन साइज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द शेयर। वापस सेम रिपीटेड पॉइंट, ऊपर किसके लिए था? रिटेल इन्वेस्टर। आपको रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम अमाउंट तो अलॉट करना ही है, मतलब अलॉट करने वाले हो तो एक लॉट मिनिमम करोगे। सेम आएगा एनआईआई की कैटेगरी में, तो उनका जितना मिनिमम आपने डिसाइड किया है कि वो लोग इतने का मिनिमम एप्लीकेशन करेंगे, उतना अलॉट करना ही है। उसके अलावा एडिशनल अगर बच गए तो प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट करोगे। बाकी नेक्स्ट वाला पॉइंट इज रीड ओनली पॉइंट, एक बार इसको रीड कर लो बस, कि आप लीड मैनेजर के साथ सब कुछ फाइनलाइज करोगे। नहीं, वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी डी ने अप्लाई किया। अब इनमें से कभी भी जब डिसाइड होता है तो डिसाइड ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू होता है कि किसको शेयर्स मिलेंगे। वो ऑटोमेटिक सिस्टम इज जस्ट लाइक लॉटरी सिस्टम की, वो डिसाइड करेगा कि किसको लॉट लगेगा या नहीं। लेकिन अगर लग गया तो मिनिमम कितना देना है उसकी बात हो रही है। तो ए बी सी डी फिर कंप्यूटराइज सिस्टम डिसाइड करेगा कि मान लो ये डिसाइड हो गया कि बी को मिलेगा। अब बी को मिनिमम कितना मिलेगा उसकी बात हुई है, मिनिमम एक लॉट तो मिलेगा ही अगर मिल रहा है तो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। कम टू पेज नंबर 77। अब यहाँ पे वो एक लॉट और प्रो डेटा बेसिस ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले बोला हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर्ड एट रुपीज 600 per share and 1 crore of specified security. Specified security on offer for total retail investor category is 35 lakh of specified security. The issue is overall subscribed by 2.5%, whereas retail investor की कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन हुआ है 4 times। हमने रिटेल, हम इशू कितने का लेके आए थे? 1 करोड़ का लेके आए थे। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी को कितना दे रहे हैं? 35 लाख दे रहे हैं। और ये कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है? 4 टाइम्स। तो कितना टोटल एप्लीकेशन आई होगी रिटेल इन्वेस्टर के साइड से? इसका 4 टाइम्स, हाँ 140, करेक्ट। 1.4 CR इतनी एप्लीकेशन आई है रिटेल इन्वेस्टर के साइड से। नेक्स्ट आता है द इशूअर हैज फिक्स द मिनिमम एप्लीकेशन साइज ऑफ 20 स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। इशूअर ने एक लॉट फिक्स करके रखा है और लॉट में 20 सिक्योरिटीज दी है। अब 20 सिक्योरिटीज मेरे को ये चेक करके बताओ 10 से लेके 15,000 की रेंज में आ रही है या नहीं? हर सिक्योरिटी कितने की थी? 600 की। तो 20 सिक्योरिटी 12,000, मतलब अपनी रेंज में है। दैट इज विद इन द रेंज ऑफ 10,000 to 15,000 एंड मल्टीपल देन। अब उसके बाद में बोला हुआ है अ टोटल 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैव अप्लाइड। कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है इन द इशू ऑफ वराइन रेंज ऑफ द बिड इन द लॉट बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एप्लीकेशन साइज अप टू 2 लाख रुपी। रिटेल इन्वेस्टर कितने तक का एप्लीकेशन कर सकते हैं? 2 लाख की कैटेगरी तक का कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वन ऑफ दैट इज आउट ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर, 5 रिटेल इन्वेस्टर को हमें देखना है, ए बी सी डी ई, who have applied for respective share 320 shares, 220 shares and 120, 60 and 20 shares each। अब उसके बाद बोला है as the allotment to the retail investor cannot be less than the minimum bid lot subject to the applicability of the share, the remaining available share if any shall be allotted on proportionate basis। यहाँ पे बोला है रिटेल इन्वेस्टर्स में जितना रिटेल इन्वेस्टर्स कितने भी रिटेल इन्वेस्टर ने जितना भी उन्होंने लगाया है एप्लीकेशन, सबको एक एक लॉट देने की बात की गई है। मिनिमम सबको एक लॉट देना है, उसके ऊपर प्रो डेटा बेसिस पे अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे वर्किंग देखते हैं। अपने को किनका देखना है? 5 रिटेल इन्वेस्टर। अभी तक की डिटेल क्लियर है। 35 लाख रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा था, 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ, मतलब एप्लीकेशन आई 1.4 CR की। कितने रिटेल इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था? 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था, उसमें से इन पांचों ने रिस्पेक्टिवली इतना अप्लाई किया। 320 सिक्योरिटी, 20 सिक्योरिटी, 120, 60 एंड 20। अब हमें क्या करना है? सारे के सारे 1 लाख इन्वेस्टर को एक एक लॉट देना ही है। तो हमने कितने के शेयर्स दे दिए? हमने, हमारे पास शेयर्स कितने थे पहले? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर के लिए
35 लाख शेयर्स थे। अब उसके बाद ये कंडीशन थी कि जिन्होंने अप्लाई किया है सबको हमें एक एक लॉट देना है। तो हमने कितने लॉट्स दे दिए यहाँ पे? 1 लाख लॉट दे दिए, मतलब कितने के शेयर्स दे दिए? 600 का एक शेयर कितने आए? हमने एक लॉट में 20 शेयर्स हैं, 12,000 का एक लॉट है, 12,000 इंटू कितना? 1 लाख इन्वेस्टर मतलब 12 लाख दे दिए ना। कितने आए अपने? ओके सॉरी, 23 लाख। अब इनको सिक्योरिटीज कितनी मिलेगी वहां पे ये बताया हुआ है। अब इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस है, एक मिनट हो सकता है। हाँ ठीक है, मेरे को बॉक्स करना नहीं करना। एक मिनट। And the allotment to the retail investor cannot be less than the minimum lot size. एक लॉट कितने का था? सॉरी सॉरी, कुछ तो गलत हुआ है। Varying bid lots, 20 specified securities falling within the range of 10,000. ओ माय बैड माय बैड, ये 35 लाख सिक्योरिटीज है, अमाउंट नहीं है। एक मिनट। 30, हाँ एक मिनट। अपने ना यहाँ पे 35 लाख का टोटल हमने कोटा उनके लिए डिसाइड नहीं किया, 35 लाख सिक्योरिटीज डिसाइड किया है। पॉइंट समझ आया? यूनिट्स है, 35 लाख शेयर्स हैं, इतने हमें शेयर्स देने हैं। अब इधर अपने एक बार वर्किंग कर लेते हैं, एक बार इंफॉर्मेशन सारी लिख लेते हैं। अपने इन्वेस्टर कितने हैं? रिटेल की बात कर रहे हैं, 1 लाख इन्वेस्टर है। और अप्लाई कितना हुआ है? ओवर सब्सक्राइब, 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब। हम सिक्योरिटी कितनी सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं? 35 लाख शेयर्स ऑफर कर रहे हैं हम। और अगर ओवर सब्सक्राइब के बाद कितने की एप्लीकेशन आई? दैट इज 35 लाख शेयर्स इंटू 4, दैट इज 1.4 CR शेयर्स की एप्लीकेशन आई। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमें उनको एक एक लॉट अलॉट करना है। एक लॉट यहाँ पे मतलब 20 शेयर अलॉट करने हैं। तो आपके पास शेयर्स कितने थे टोटल? 35 लाख। 35 लाख, उसमें से आपने 1 लाख लोगों को सबको 20-20 शेयर अलॉट कर दिए, तो कितने शेयर अलॉट हुए यहाँ पे? 20 लाख अलॉट हुए, -20 लाख। अभी कितने बचे हमारे पास? 15 लाख। तो इनका हमें प्रो रेटा पे डिवीजन करना है। समझ आया कॉन्सेप्ट? हमें मिनिमम सबको एक एक लॉट देना था जिसमें 20-20 शेयर थे। हमने 1 लाख लोगों को एक एक लॉट दे दिया जिसमें 20-20 शेयर थे। तो 20 लाख माइनस हो गए, हमारे पास कितने बचे? 15 लाख शेयर बचे। ये हमें जो 1 लाख एप्लीकेंट है उन सब में प्रो डेटा बेसिस पे बांटना है। तो सबसे पहले प्रो डेटा बेसिस पे कैसे बांटोगे? फॉर्मूला कैसे आएगा? अभी ये हमारे पास बच गए शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की आई थी? 1.4 CR। इन एप्लीकेशन में से कुछ तो हमने सॉर्ट आउट कर ली ना। कितने की सॉर्ट आउट की? 20 लाख की सॉर्ट आउट की। तो हमारा फॉर्मूला कितना बन जाएगा? अमाउंट नॉट अलॉटेड डिवाइड बाय एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस हमने कितने को दे दिया, दैट इज लॉट्स गिवन। तो ये क्या आ जाएगा? अमाउंट कितना अलॉट नहीं हुआ? हम अपना 15 लाख सिक्योरिटीज अलॉट नहीं हुई। अब एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी? 1.4 CR। 1.4 दैट इज 140 लाख, सॉरी 140 लाख माइनस हमने कितने को दे दी? 20 लाख को दे दी, 20 लाख।
तो कितना आया 15/120। ये अपना रेशियो आया। इस रेशियो में जिन जिन लोगों ने जितनी सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई किया था हम उनको उतनी सिक्योरिटीज दे देंगे। अब ये रेशियो आया। पहले कितने लोग हैं, ए बी, 5 लोग हैं ना, ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे ए ने अप्लाई किया था कितने के लिए, 320 सिक्योरिटीज के लिए उसने अप्लाई किया था। ओके हाँ, तो ए को कितनी सिक्योरिटीज ऑलरेडी मिल चुकी है, 20 सिक्योरिटीज ऑलरेडी मिल चुकी है ना, तो रिमेनिंग सिक्योरिटीज का ही हम प्रो डेटा बेसिस करेंगे क्योंकि 20 तो हो चुका है यहाँ पे। तो 300 इंटू ये जो अपना रेशियो आया 15/120, आंसर क्या आ रहा है, 37.5 आ रहा है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मतलब इतने शेयर्स हमें अलॉट करने हैं उसे, इसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। मतलब पहले 20 शेयर्स थे और अपने को इसको 38 और देने हैं, तो इसकी टोटल होल्डिंग कितनी हो जाएगी, 20 + 38। पॉइंट समझ आया अभी तक हमने किया क्या यहाँ से यहाँ तक, एक बार वापस समझ लेते हैं। इतना तो अपना क्लियर है, सॉरी इतना अपना क्लियर है, 1 करोड़ सी यार, ये 15 लाख पे क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि जो बचे हुए 15 लाख है उनको हमें सब लोगों में प्रो डेटा बेसिस में अलॉट करना पड़ेगा। तो बचे हुए 15 लाख उसके अगेंस्ट कितनी एप्लीकेशन बच गई, वही रेशियो आएगा अपना। एप्लीकेशन कितनी बची, हमारे पास 140 लाख की एप्लीकेशन आई थी, उसमें से हमने ऑलरेडी 20 लाख दे दिए थे लोगों को, तो बची हुई एप्लीकेशन का ही प्रो डेटा करेंगे। तो बची एप्लीकेशन कितनी हमारे पास 120, तो हमारा ये रेशियो आ गया। तो जो भी सिक्योरिटी मांग रहा है उसको इस रेशियो में हम अलॉट करेंगे। अब कौन कौन कितनी सिक्योरिटी मांग रहा है, ए मांग रहा था 320 सिक्योरिटी, उसको ऑलरेडी हमने 20 सिक्योरिटीज दे दी, बची कितनी 300 मांग रहा है, तो 300 को इसी रेशियो में अलॉट करेंगे, दैट इज 15/120। तो क्या आया 37.5 शेयर्स इसको अलॉट करने थे, इसको हमें नेक्स्ट इंटीजर में राउंड अप करना पड़ेगा 38 शेयर्स। इसको अब टोटल कितने शेयर मिलेंगे, पहले 20 सबको एक मिल गए थे, 20 + 38 दैट वुड बी 58 शेयर्स इसको मिलेंगे। बाकी सबके निकालो बी सी डी ई एस ए, विथ राउंड ऑफ आ रहा है ये, ओके सी का, ओके एंड डी ई, हाँ तो 20 आ गया तो उसको एक ही लॉट अलॉट हुआ, दैट इज 0। ये तो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं प्रो डेटा बेसिस पे, बच्चे इनको लॉट में जो अलॉट हुए थे। ये क्लियर है सम। तो अगर फॉर्मूला लिखना है इसके लिए तो लिख लो, क्या ये नोट डाउन करना है क्या, बेटर ये नोट डाउन कर लेना क्योंकि फिर खुद का लिखा हुआ ज्यादा याद रहेगा कि ये स्टेप्स थे।
नोट डाउन हो गया? अब इसके प्रीवियस पेज पे एक और टॉपिक था, दैट इज अलॉटमेंट, रिफंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको कितने दिनों में अलॉट करना है एंड रिफंड, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बोला है कि अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे तो जब एज में बी स्पेसिफाइड, जो सेबी ने टाइम पीरियड बोला होगा उसके हिसाब से आपको रिफंड कर देना है। The lead manager shall ensure that the allotment, credit in dematerialized security, refund or unblocking of application as may be applicable are done electronically. अगर आप विद इन टाइम पीरियड रिफंड नहीं कर पाते तो आपको विद इंटरेस्ट दैट इज 15% पर इनम रिफंड करना है। एंड उसके बाद सारा का सारा आपका यूपीआई से होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पे 6 वर्किंग डेज को कट करके 3 वर्किंग डेज लिख लो, अमेंडेड है। That is, however, till this SEBI notify the same, securities are listed in 3 working days. अभी ऐसा होता है जिस दिन आईपीओ आ जाता है, कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा प्रोसेस, उसके 3 दिन के अंदर अंदर सिक्योरिटीज लिस्ट हो जाती है। पहले इट वाज 6 वर्किंग डेज। अब पहले वाला क्वेश्चन ऐसा था कि 20 लाख सिक्योर, अब पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 35 लाख सिक्योरिटीज थी और जितने लोग एप्लीकेंट आए थे, अगर हर को सारे पर्सन को एक एक लॉट अपने अलॉट कर रहे थे तो 20 लाख सिक्योरिटीज ही हो रही थी। मतलब सबको एक एक लॉट अपने अलॉट कर पा रहे थे। कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास 20 लाख ही सिक्योरिटीज हैं और सबको एक एक लॉट अलॉट करने पर भी 30 लाख शेयर्स हो जा रहे हैं, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसी केस भी तो हो सकती है ना? क्वेश्चन समझ आया? तो उस केस में क्या होगा, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग लोग हैं, अपने कुछ कैटेगरीज हैं। पहले ए, यहाँ पे बताया हुआ है कि ये नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स है। 10,000 लोगों ने 20 लॉट के लिए अप्लाई किए। पहला ये क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इन, ओके, नंबर ऑफ लॉट्स। यहाँ पे कुछ डेटा बताए गए हैं, सेम क्वेश्चन है बट कुछ चीजें चेंज है। यहाँ पे अलग अलग लोगों की कैटेगरी है। कुछ लोगों ने कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किए, कुछ लोगों ने रिस्पेक्टिव 10,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया, 10,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 लॉट के लिए अप्लाई किया। ये रिस्पेक्टिव ऐसे कैटेगरी जा रही है। फिर ये 15,000 लोगों ने 15 लॉट के लिए अप्लाई किया, तो अब हम इनको कैसे देंगे? क्योंकि काफी सारे लोग हो गए ना यहाँ पे। कुछ लोगों ने 1 लॉट के लिए अप्लाई किया है, कुछ लोगों ने 16 लॉट तक के लिए अप्लाई किया है। तो अगर ऐसा पैटर्न नहीं होता तो कंपनी कैसे चूज करती? जिन्होंने ज्यादा के लिए अप्लाई किया उनको पहले सब्सक्राइब करवा दो, बाकी जो छोटे लोग हैं उनको रहने दो। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए अब हर कैटेगरी में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक 10,000 लोग हैं जिन्होंने 1 लॉट अप्लाई किया, इनमें से हम कितने लोगों को मिनिमम लॉट दे सकते हैं। तो इनका प्रपोर्शनेट निकालेंगे हम यहाँ पे। तो सबका प्रपोर्शनेट आ गया, उसके बाद डिसाइड होगा कि लॉट कैसे दिया जाएगा। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी 1 करोड़, रिटेल कैटेगरी है 35 लाख की। अब यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ है, दैट इज द इशू इज ओवरऑल सब्सक्राइब बाय 7 टाइम, whereas the retail investors category is over subscribed by 9.37 times। तो कितना सब्सक्रिप्शन ओवर आया होगा? वहां पे 4 टाइम था, यहाँ पे 9.37 टाइम्स है। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 327 लाख। ओके, 327.95। ये इतने सारे सिक्योरिटीज के लिए 327.95 लाख सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई किया गया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। बाकी सारा का सारा सेम पॉइंट आता है। अब आगे क्या लिखा है, और टोटल 2 लाख कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 2 लाख, पहले 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। हैव अप्लाइड फॉर द इशू। अगर 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है तो 2 लाख को हम मिनिमम देने जाएंगे 1 लॉट, तो कितने शेयर्स हो जाएंगे? 20 शेयर है एक लॉट में, 2 लाख लोगों को मिनिमम एक एक लॉट देने गए, 40 लाख सिक्योरिटीज हो जाएंगी। हमारे पास कितनी है? 35 लाख है। तो यहाँ प्रॉब्लम है कि हम सारे लोगों को एक एक लॉट भी नहीं दे पा रहे। तो उसमें भी अब हमें प्रपोर्शन निकालना पड़ेगा कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग कितना लॉट देंगे। अब उसका प्रपोर्शन निकालने के लिए सेम
अब यहाँ पे बताया हुआ है कि 10,000 लोगों ने एक लॉट के लिए सब्सक्राइब किया, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनमें से कितने लोगों को हम मिनिमम एक लॉट दे सकते हैं। सारी कैटेगरी में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 10,000 10,000 10,000 अलग अलग कैटेगरी में इन लोगों में से हम कितने मिनिमम ऐसे लोग फाइंड आउट करें कि जिनको एक एक लॉट दें और हमारी टोटल सिक्योरिटीज 35 लाख है उतनी ही रहे, क्योंकि यहाँ पे प्रो डेटा बेसिस की बात आ रही है। रीजन बीइंग अगर एक एक लॉट भी दिया हमने मिनिमम तो हमारी 40 लाख सिक्योरिटीज हो जाएंगी यहाँ पे। अब हमने ओवर सब्सक्रिप्शन वाला काउंट कर लिया था, वेट, दैट इज 5 टाइम्स 3750। ओके, अब यहाँ कितने लोगों ने अप्लाई किया है? टोटल 10,000 लोगों ने अप्लाई किया है। अब सबके लिए कैटेगरी फाइंड आउट करेंगे। 10,000 लोगों ने एक लॉट के लिए अप्लाई किया, टोटल कितने लोग थे हमारे पास? 2 लाख लोग थे। तो अब हम हर कैटेगरी में फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए नंबर ऑफ पीपल फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जितने लोगों ने इस कैटेगरी में अप्लाई किया दैट वो लिखेंगे। 10,000 लोगों ने इस कैटेगरी में अप्लाई किया एंड टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 2 लाख। अब उसके बाद कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया? हाँ, 9.37 टाइम्स। तो उसको मल्टीप्लाई करके कितना आया था अपना? हाँ, दैट इज 327 पॉइंट। ओके, हाँ, नंबर ऑफ अप्लाइड एंड एक मिनट, नंबर ऑफ वेट, एक मिनट। हाँ, इसमें कुछ फॉर्मूलाज मेरे को नोट डाउन करवाने पड़ेंगे। तो सारे के सारे सम्स इस और भी सारे सम्स है, तो ये सम्स अपने कल कर लेते हैं। कुछ फॉर्मूलाज और नोट डाउन करवाने पड़ेंगे मेरे को, बाकी रिमेनिंग टॉपिक अपने कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। अब जैसे ही हमारा इशू कंप्लीट होता है हमें विद इन स्पेसिफाइड टाइम सिक्योरिटीज वापस अलॉट करनी पड़ती है या फिर अपने को मनी रिफंड करना पड़ता है। उसके बाद एक प्री इशू एडवर्टीजमेंट का पॉइंट आया था या नहीं? प्री इशू एडवर्टीजमेंट कितने दिन कहाँ पे करना पड़ रहा था और क्या बताना पड़ रहा था? 3 न्यूज़पेपर में करना पड़ रहा था। और अगर आपको प्राइस बैंड आपने आरएसपी में नहीं बताया है तो प्री इशू एडवर्टीजमेंट में बताना था। अब ये इशू फिनिश होने के बाद का एडवर्टीजमेंट है। द लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट एडवर्टीजमेंट गिविंग डिटेल रिलेटेड टू, आपको बताना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन कितना दिया, अलॉटमेंट दिया है तो किस बेसिस पे अलॉटमेंट दिया, किस परसेंटेज पे लोगों को अलॉट किया, अगर हमारी ओवर सब्सक्राइब हुई थी सिक्योरिटीज उसके साथ कितनी एप्लीकेशन आई हमारे पास। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर। तो ये बेसिक डिटेल है हमारे इशू के बारे में, ये हमें प्री इशू एडवर्टीजमेंट में बतानी पड़ेगी। दैट इज द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ लिस्टिंग एप्लीकेशन released within 10 days from the date of completion of various activities इन। अब आपको ये कहाँ पे करना है? जैसे ही सारा का सारा फिनिश हो गया काम, आपका लिस्टिंग और हो गई, उसके 10 दिन के अंदर अंदर करना है। सेम 3 न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। एंड ये एडवर्टीजमेंट आपकी वेबसाइट पे भी रहेगा और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी रहेगा। नेक्स्ट बताया हुआ है पोस्ट इशू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर। ये एक शॉर्ट नोट की तरह भी आ सकता है कि लीड मैनेजर की पूरे इशू के एंड होने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ पॉइंट्स है, जस्ट मेन वर्ड्स हाईलाइट कर लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीड मैनेजर शैल कंटिन्यू until the completion of the issue proceed and for issue related matter thereafter. The lead manager shall regularly monitor redressal of investors' grievances. तो रीड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस आए तो वो टाइम टू टाइम रीडर्स हो जाने चाहिए। He shall continue to be responsible for post-issue activity till the applicant has received the security certificate credit in the DMAT or refund. एकदम एंड तक लीड मैनेजर इंश्योर करेगा सारी चीजें कि अगर सिक्योरिटीज अलॉट हो गई हैं या फिर डीमैट में क्रेडिट हो गया है या अगर सिक्योरिटी अलॉट नहीं हुई तो उस केस में पैसा रिफंड हो गया है या नहीं हुआ।
The lead manager shall be responsible for and coordinate with the registrar to the issue and with the various intermediaries. Another आता है coordinate भी करेगा सारे के सारे intermediaries के साथ at regular interval after the closure of the issue and monitor the flow of application from syndicate member or collective bank branches or self-certified syndicate bank processing of an application including ASBA. मतलब सारे की सारी जो भी एक्टिविटी है कि एप्लीकेशंस आपके पास लीड मैनेजर के पास एप्लीकेशन आएगी कहाँ से, आसबा में आप अप्लाई करोगे तो सारे सिंडिकेट बैंक आपसे एप्लीकेशन कलेक्ट करेंगे, वो लीड मैनेजर को फॉरवर्ड करेंगे, तो लीड मैनेजर को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सिंडिकेट मेंबर्स के साथ भी। नेक्स्ट आता है एनी एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी को अपॉइंट कौन करता है, ईश्वर और लीड मैनेजर साथ मिलकर अपॉइंट करते हैं। तो अगर इंटरमीडियरी ने कुछ भी काम नहीं किया या गलत किया तो लीड मैनेजर यहाँ पे सेबी को रिपोर्ट भी कर सकता है इंटरमीडियरी की। इफ देयर इज एनी डेवलपमेंट ऑन द अंडरराइटर द लीड मैनेजर डिवॉल्वमेंट। डिवॉल्वमेंट क्या होता है, इफ देयर इज एनी डिवॉल्वमेंट ऑन द अंडरराइटर, हाँ खुद सब्सक्राइब करेंगे। हमने अंडरराइटर के साथ अग्रीमेंट करके रखा, लेकिन अंडरराइटर को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो तो इशू पे डिपेंड करेगा कि कितनी एप्लीकेशन आई। अगर अंडरराइटर्स की ऑब्लिगेशन आती है सब्सक्राइब करने की तो उसको हम डिवॉल्वमेंट बोलेंगे। Any devolvement in the underwriter, the lead manager shall ensure the notice for devolvement containing the obligation is issued within 10 days from the date of closure of issue। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अंडरराइटर क्लोजिंग ऑफ द इशू के इट्स ओके। हाँ अब सब पूछ लो क्या हुआ, नथिंग, शी वाज यॉर्निंग, नथिंग एल्स। In case of undersubscribed issue that are underwritten, the lead manager shall furnish the information in respect of underwriter who failed to meet the underwriting obligation। अगर अंडरराइटर को कोई डिवॉल्वमेंट आ गया और उसने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं की तो लीड मैनेजर को ये सारी चीजें बतानी भी पड़ेगी सेबी को कि अंडरराइटर ने ऑब्लिगेशन अपनी फुलफिल नहीं की। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलीज ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी। सारे के सारा सब्सक्रिप्शन मनी टिल द कंप्लीशन ऑफ इशू कहाँ पे होता है, एस्क्रो अकाउंट में। उसके बाद इशू कंप्लीट होता है, उसके बाद ही कंपनी को जाता है सब्सक्रिप्शन मनी रिलीज होके। The lead manager shall confirm to the banker to an issue by the way of copy of listing and trading approval that all the formalities in connection with the issue have been completed and banker is free to release। अभी सारा का सारा मनी बैंक के पास है क्योंकि एस्बा फैसिलिटी के थ्रू लॉक्ड इन होके रखा हुआ है। जैसे ही लीड मैनेजर बैंकर को बताएगा हमारा इशू अप्रूव हो गया, हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो बैंकर वहां से मनी रिलीज कर देगा। In case the issuer failed to obtain the listing or trading permission from the stock exchange where the specified security were to be listed, it shall refund the entire money received within 4 days from the receipt of intimation from the stock exchange rejecting the application for the listing of a specified security। And if the money is not repaid within 4 days after the issue become liable to repay, it director of the company or the officer 15% per annum। तो यहाँ पे रिफंड का टाइमलाइन बताया था, ऊपर क्या बोला था, एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी और हमें परसेंटेज दे दिया। यहाँ पे रिफंड का टाइमलाइन है, टाइमलाइन क्या है, कहाँ से 4 डेज, जब ये पहले रिफंड करेगा कौन, पैसा है कहाँ पे, आई आसबा, अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा है ना, अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा ब्लॉक होके रखा है। तो ईश्वर का लीड मैनेजर बैंक को बताएगा कि हमारा इशू सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो जिस दिन बैंक को इंटीमेशन मिला वहां से 4 दिन के अंदर अंदर बैंक हमें रिलीज करेगा मनी, मतलब अनब्लॉक कर देगा। रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप। The issuer shall ensure that all transaction and security by the promoter and promoter group between the date of filing of the draft of a document and the offer document as the case may be and date of closure shall be reported to the stock exchange within 24 hours। तो जिस दिन आप ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो उसके बाद हमारा पूरा इशू हो रहा है, पूरा इशू क्लोज हो गया, उसके बीच में कभी भी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की ट्रेडिंग हुई तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हमें बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को कि ये ट्रांजेक्शन हो गया है। नेक्स्ट आता है पोस्ट इशू रिपोर्ट।
हमें 7 दिन के अंदर अंदर पोस्ट इशू रिपोर्ट दे देनी है। जिस दिन हम फाइनलाइज करते हैं कि हाँ अलॉटमेंट हो रहा है, किन किन लोगों को अलॉटमेंट हो रहा है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर हमें पोस्ट इशू रिपोर्ट दे देनी है। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर कैपिटल इशू, आपने एक इशू कर दिया, उसके बीच में आप दूसरा फर्दर इशू नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। The issuer shall not make any further issue of a specified security in the manner which, by the way of public issue, right issue, bonus issue, preferential issue, qualified or otherwise, except pursuant to the ESOP. आपका इशू कंटिन्यूएंस में है, आप उसके बीच में कोई नया इशू नहीं ला सकते, लेकिन अगर आपका ESOP लेके आ रहे हो वो अलाउड है। In case of FPO, during the period between the date of filing of the document or the prospectus, the listing of the specified security offered through the offer document on the refund of application money. यहाँ पे टाइम पीरियड बोला है कि किसके किसके बीच में इशू नहीं आ सकता, आपको इशू लाने के लिए मना किया गया है। अगर आपका फास्ट ट्रैक इशू है तो जिस दिन आपने ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया और जिस दिन आपकी लिस्टिंग हुई उसके बीच में कोई नया इशू आप नहीं लेके आ सकते। अगर आपका कोई और टाइप का इशू है तो जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल किया और जिस दिन आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन की लिस्टिंग हो गई और रिफंड हो गया उसके बीच में कोई इशू नहीं आ सकता। तो यहाँ पे और कुछ कहने का सेंस नहीं है, एक इशू अपना कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही दूसरा फ्रेश इशू लेके आओ, उसके बीच में आप किसी भी टाइप का इशू नहीं ला सकते, भले ही वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो, QIB हो, लेकिन ESOP लेके आ सकते हो। अब आज का लास्ट टॉपिक अपने देख लेते हैं, फास्ट ट्रैक इशू। ऑलरेडी देखा हुआ है, पढ़ा हुआ ही है, जल्दी जल्दी। अच्छा, नॉर्मल इशू और फास्ट ट्रैक में डिफरेंस क्या होता है? में छोटे कम कंप्लायंसेस हैं और फटाफट निपट जाता है अपना फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक आप IPO लेके आ सकते हो या FPO आता है फास्ट ट्रैक? सिर्फ और सिर्फ FPO आता है, कभी भी फास्ट ट्रैक IPO नहीं आएगा। An issuer company whose shares are already listed need not to file the draft of a document with the SEBI and obtain the observation or make the security deposit. आप जब नॉर्मल इशू करते हो, भले ही IPO हो रहा है FPO हो रहा है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, कितना परसेंट? 1% ऑफ द इशू आपको स्टॉक एक्सचेंज को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो फास्ट ट्रैक इशू में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको नहीं देना, और नॉर्मल केस में आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को फाइल करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन के लिए। इसमें आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट भी फाइल करने की जरूरत नहीं है सेबी से, मतलब डायरेक्ट ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आओ, उससे फास्ट ट्रैक इशू हो सकता है, और उसके साथ साथ 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अपने को नहीं देना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। आप आज आपकी कंपनी लिस्ट हुई, आप कल फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हो, 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। द equity share of the issuer has been listed on a stock exchange for a period of at least 3 years immediately preceding the reference date. अच्छा, अगर मेरी कंपनी आई थी, उसने सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर लिस्ट कराए और आज वो फास्ट ट्रैक इशू लेके आने वाली है, तो अलाउड है? नहीं, नहीं, इक्विटी शेयर आपकी लिस्ट होने चाहिए पिछले 3 साल में। नेक्स्ट है, आपके ऑलरेडी जो भी शेयर्स हैं वो डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। एंड उसके बाद बोला है कि आपका मिनिमम मार्केट कैप कितना होना चाहिए। पहले मार्केट कैप क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, तो मार्केट प्राइस वही कि आज हमारे शेयर्स मार्केट में कितने हैं और उनकी करंट प्राइस कितनी है, तो वो टोटल हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन एटलीस्ट 1000 करोड़ का होना चाहिए। एंड अगर आप राइट इशू लेके आ रहे हो तो 250 करोड़ है तो भी चलेगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेडिंग टर्नओवर। ट्रेडिंग टर्नओवर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से आपके कितने शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, दैट इज योर ट्रेडिंग टर्नओवर। आप ट्रेडिंग टर्नओवर की साइड में फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगर अपने को ट्रेडिंग टर्नओवर कैलकुलेट करना है, देन टोटल नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो हमारे कितने शेयर इशूड हैं, आउटस्टैंडिंग है, उनमें से अगर हम रेशियो निकालें कि कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो वो हमारा ट्रेडिंग टर्नओवर आएगा।
The annualized trading turnover of the equity share during the 6th calendar month immediately preceding the month shall be at least 2% of the weighted average number of equity share listed during the period, 6 months period. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये सारे तो यहाँ पे थ्योरिटिकल है, हम इसका न्यूमेरिकल देख के मॉड्यूल में नहीं है, बट हम देखेंगे कि वेटेड एवरेज और निकलता कैसे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला हुआ है, however, if the public shareholding is less than 15% of its issued equity capital, the annualized trading turnover has to be at least 2% of the weighted average number of equity share available as a free float. अब इक्विटी शेयर लिस्टेड और इक्विटी शेयर अवेलेबल एज अ फ्री फ्लोट सेम होता है, डिफरेंट होता है? इक्विटी शेयर लिस्टेड मतलब कितनों की लिस्टिंग कराई हुई है हमने, और फ्री फ्लोट मतलब ना, फ्री फ्लोट का मतलब होता है कितने मार्केट में अवेलेबल है बाइंग और सेलिंग के लिए। आज अगर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड है तो कुछ प्रमोटर के पास होंगे तो वो बाइंग और सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, कुछ लोगों के में जैसे म्यूचुअल फंड क्यूआईबी वो बाइंग और सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। उनके अलावा बचे हुए शेयर जो जनरली बाइंग और सेलिंग के लिए अवेलेबल हैं वो होते हैं फ्री फ्लोट। तो अगर आपका पब्लिक शेयर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 15% से भी कम है, आपकी जितनी कैपिटल है उसमें से पब्लिक का पार्ट 15% से भी कम है, तो हम जो 2% निकालेंगे वो फ्री फ्लोट का निकालेंगे, टोटल कैपिटल का नहीं निकालेंगे, क्योंकि पब्लिक के पास ही 15% से कम है तो ट्रेडिंग ज्यादा की होगी ही नहीं यहाँ पे, इसीलिए 2% पूरे इक्विटी शेयर का नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ फ्री फ्लोट इक्विटी शेयर का बोला। नेक्स्ट बोला है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होगी। ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? एक ही दिन में होता है, आप मार्जिन पे ट्रेडिंग कर सकते हो, दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। तो वहां पे आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज नहीं आते, आपने सुबह खरीदे शाम को बेच दो, तो वहां पे आपके बाय द एंड आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज आते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने सुबह खरीदे शाम को बेच दिए, तो सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन बाय द एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में आए ही नहीं, सुबह आपके नाम पे थे शाम को बिक गए तो डीमैट अकाउंट में आए ही नहीं, तो दैट इज अपना इंट्राडे ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। एनुअलाइज डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग टर्नओवर ड्यूरिंग द 6 कैलेंडर वीक्स एट लीस्ट 10% ऑफ द एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर। ये हम ज्यादा बेटर होगा कि कोई एग्जांपल लेके सॉल्व कर लें, क्योंकि एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर फिर हम ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि नंबर्स को यूज कैसे करते हैं। बाकी आगे बोला हुआ है एलओडीआर का कंप्लायंस हम पिछले 3 साल अपने को करना ही चाहिए। फिर आगे वही सेम टू सेम ये पॉइंट आया था, कहाँ पे आया था? एलओडीआर का कंप्लायंस इससे पहले कहाँ पे आया था पॉइंट? ऐसे ऑप्शन था कि जो प्रमोटर तेरी क्या फोटोकॉपी मेमोरी है? ये अच्छा उस पेज पे ऑप्शन था। वो प्रमोटर हाँ उसके नीचे 3 पॉइंट, तो उसके ऊपर तुम्हारी हेडिंग भी याद कर ले थोड़ी। हेडिंग तो हाँ टाइम दे रही हूँ चलेगा। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के एक्सेप्शन इन केस ऑफ एफपीओ, तो वहां पे क्या क्या एक्सेप्शन थे फटाफट बता दो, अब मेरे को पॉइंट आ गया है तो। अनआइडेंटिफाइबल प्रमोटर, उसके बाद 95% इन्वेस्टर के एग्रीमेंट आपने पिछले क्वार्टर तक के सॉल्व कर लिए, और फिर अपने 3 साल तक शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए। उसके बाद एलओडीआर का कंप्लायंस हमने पिछले 3 सालों में किया होगा, तो आपका ये मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एफपीओ के केस में एप्लीकेबल नहीं था। उसके बाद बोला कि आपने एलओडीआर का नॉन कंप्लायंस ये डायरेक्टर्स और के रिलेटेड किया है, लेकिन जब आपने डीआरएचपी फाइल किया है तो वो नॉन कंप्लायंस तब तक आपने कंप्लायंस कर लिया और आपने ये डिस्क्लोज कर लिया तो चलेगा, सेम पॉइंट। आगे बोला हुआ है इन्वेस्टर्स कंप्लेंट, वही 95% ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेंट रीजेस्ट है। नो शो कॉज नोटिस, देयर इज नो शो कॉज नोटिस एक्सक्लूडिंग द प्रोसीडिंग फॉर imposition of penalty have been issued by the board and pending against the issuer or if the promoter or whole time director on a reference date। तो शो कॉज नोटिस में अभी आप कन्विक्ट हो गए या नहीं हुए? नहीं हुए, फिर भी आपके लिए शो कॉज नोटिस भी हो गया तो भी आप फास्ट ट्रैक एफपीओ नहीं लेके आ सकते। लेकिन अगर शो कॉज नोटिस सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे है कि आपको पेनल्टी पे करनी है तो अलाउड है, उस केस में एफपीओ लेके आ सकते हो।
नेक्स्ट आता है नो अलीज्ड वॉयलेशन इफ द इश्यूर प्रमोटर ग्रुप और डायरेक्टर हैज अलीज्ड वॉयलेटेड सिक्योरिटी लॉ थ्रू सेटलमेंट मैकेनिज्म, मतलब पिछले 3 साल में आपने कोई भी सिक्योरिटी लॉ का वॉयलेशन नहीं किया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनरी मेजर, सेबी ने आपके अगेंस्ट पिछले 3 साल में कोई भी डिसिप्लिनरी मेजर नहीं लिया होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, देयर शैल नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब मर्चेंट बैंकर बोला हुआ है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, मर्चेंट बैंकर का कुछ ऑब्जेक्टिव है, और वो दोनों कोइंसाइड नहीं करे तो देयर वुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बिटवीन लीड मर्चेंट बैंकर्स एंड द इशूअर और द ग्रुप और एसोसिएट। नेक्स्ट आता है अपना ऑडिट क्वालिफिकेशन। ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी? क्वालिफाइड, ओके। तो नॉर्मली ऑडिट की रिपोर्ट अपनी होती है, एक तो क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड में भी 3 टाइप के, एक तो क्वालिफिकेशन खाली, एडवर्स, डिस्क्लेमर और सिर्फ क्वालिफिकेशंस। तो 3 टाइप के अपने ओपिनियन होते हैं। ऑडिटर कोई भी रिपोर्ट के रिलेटेड ओपिनियन कर रहा है, अगर ऑडिटर बोल रहा है कि ये क्वालिफाइड रिपोर्ट है, मतलब मोटा मोटी चीजें ठीक है, 80-90% चीजें ठीक है, 10% चीजों में मेरे को डाउट है और वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज क्वालिफाइड। दूसरा आता है एडवर्स। एडवर्स मतलब उससे भी खराब, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे मेरे को प्रॉब्लम है एंड ऑडिटर ने बताया होता है कि दिस इज एडवर्स, मतलब थोड़ी बहुत चीजें अगर ऊपर नीचे हो तो वो चलेगा, वो क्वालिफाइड में आएगा। अगर उससे ज्यादा चीजें खराब है तो एडवर्स ओपिनियन। देन आता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर का मतलब क्या? एकदम बेकार ना, वैसा नहीं। अब इसका एग्जाम्पल मान लो आप लोगों ने मेरे को आंसर शीट दी, अब आंसर शीट में बहुत रद्दी रद्दी आंसर लिखा, तो वहां पे अगर मैंने 0 मार्क्स दे दिए, वो डिस्क्लेमर में आया। अब मेरे को तुम लोगों की चिड़िया कबूतर वाली राइटिंग ही समझ नहीं आई, तो वो हमारा लास्ट वाले में आएगा। सॉरी, एडवर्स नहीं, माय बैड, डिस्क्लेमर। एक मिनट, अभी मैंने एडवर्स और डिस्क्लेमर में खुद कंफ्यूजन कर दिया। ओके, अब एडवर्स में कब आया, जब मैंने तुम लोगों को 0 मार्क दे दिया, मतलब बहुत गंदा आंसर है। डिस्क्लेमर मतलब मेरे को चीजें ही समझ नहीं आ रही जिसकी वजह से मैं ओपिनियन ही नहीं दे पा रही, दैट वुड बी डिस्क्लेमर। अगर सामने वाली कंपनी ने अपने फैक्ट्स ही नहीं बताए, अपनी बैलेंस शीट ही नहीं दी, इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, तो वो क्या होगा, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे पाऊंगी, मैं अपना काम ही नहीं कर पाऊंगी, तो दैट वुड बी डिस्क्लेमर। सत्यम के केस में तो यही हुआ था, केस स्टडी पढ़ी है सत्यम वाली। तो उन्होंने क्या किया था, अपना रेवेन्यू 10 टाइम्स ऐसा शो करके बता दिया, जितना रेवेन्यू नहीं उसका 10 टाइम्स प्रॉफिट, ऐसा 10 टाइम्स। तो उस टाइम सत्यम को माना जाता था, इतना पैसा वो लोग कमा रहे हैं टेक्नोलॉजी में कि बिल गेट्स ऑफ इंडिया बोला जाता था उनको उस टाइम पे। इतना पैसा उन्होंने कमाया, फिर उन पैसे का खाली अपने ही पैसा कमा कमा के किया क्या आगे, कौन सी दूसरी कंपनी स्टेब्लिश की? हाँ, लेकिन सत्यम को उल्टा कर दो, माइटास, ये कंपनी स्टेब्लिश की। अब वहां पे क्या किया, सारा सत्यम का पैसा उन्होंने माइटास में डाल दिया, और माइटास का पैसा उन्होंने अलग अलग जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद लिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस भरोसे खरीदे कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट के आने वाले प्रोजेक्ट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदे। अब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कैसा होता है, आएगा नहीं आएगा अपने को पता नहीं। अपना मेट्रो कितने टाइम से चल रहा है, बना नहीं पता कब तक बनेगा, अगले 2-3 साल में मेरे को नहीं लग रहा। एंड मैं भटार में रही हूँ, लिटरली हालत खराब है भटार की, तो देखने को ही नहीं बन रहा, कोविड से पहले ही ठीक था। तो ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, तो उन्होंने वेट किया कि ठीक है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से अपने को पैसे आएंगे, अपना लैंड बढ़ जाएगा, तो हम वो बेच के बाकी लोगों के पैसे जो हमने घुमाए थे उनको वापस कर देंगे। बट गवर्नमेंट तो प्रोजेक्ट लाई नहीं। फिर हुआ क्या, एज यूजुअल हमारा माइटास डूब गया। एक दिन सत्यम ने मस्त बोर्ड मीटिंग की, जनरल मीटिंग की। जनरल मीटिंग के दिन जनरली क्या होता है, बहुत हाइट होता है मार्केट, लोगों को लगता है क्या ऐसा अनाउंस कर देंगे, बोनस डिविडेंड। इन लोगों ने जाके अपने कच्चे चिट्ठे खोल दिए कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, ये देखो हमारी बैलेंस शीट, हमने सब फेक शो किया था, अब तुम्हें जो करना है कर लो। फिर वापस इनकम टैक्स, ईडी, वो तो फिर वो उनको लेके गए कि चलो विलगेट, हमारे अब अपने साथ चलो और तुम जेल में रहो।
तो ये पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे मेन ऑडिटर्स और भी मिले हुए थे। तो ऑडिटर का मेन काम वाउचिंग नहीं होता, तो लेकिन ऑडिटर्स ने यहाँ पे कंटेंट किया कि उन्होंने रेवेन्यू ही दिखाए थे हमें शो करके, तो हमारा ये काम था कि मैचिंग करना, तो हमें तो मैच कर लिया हमने वाउचर्स से कि रेवेन्यू हाँ हुए थे, बट ऑडिटर्स का काम उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे ऑडिटर्स से नेग्लिजेंस तो हुई ही, तो यहाँ पे उनसे ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई, नेग्लिजेंस नहीं हुई। तो ऑडिटर्स की बहुत मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट पे वो साइन कर रहे हैं, तो उस साइन का ये मतलब होता है कि वो जो भी ओपिनियन देंगे लोग उन पे बिलीव करेंगे। तो सेम अपने इसके साथ भी तो यही हुआ था, अडानी इंटरप्राइजेस के साथ ऑडिटर्स मिले हुए थे, उन्होंने ऑडिटर्स किसको अपॉइंट किया, अपने कोई बेटे के फ्रेंड की कंपनी थी, इतनी छोटी कंपनी। नॉर्मल ऑडिटर्स कौन होते हैं अपने, हाँ केजीएमपी वाले ग्रुप्स होते हैं, अपना पीडब्ल्यूसी होता है, ये बड़े बड़े ऑडिटर्स। इनके अलावा अगर ये इतनी बड़ी एंटरप्राइज, अडानी इंटरप्राइज का तो ऑडिटर केपीएमजी था शायद, वो था। उसके बाद क्या हुआ कि अडानी इंटरप्राइज के अलावा भी और छोटी छोटी कंपनीज हैं अडानी की, तो केपीएमजी ने अकाउंट्स मांगे, उस अकाउंट्स में ऐसा दिखाया गया था कि इंटरप्राइज से अडानी की दूसरी दूसरी कंपनी में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। तो केपीएमजी ने बोला कि आपकी ही ग्रुप कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, आपने पैसे ट्रांसफर किए, हमें उनके अकाउंट्स दिखाओ। तो अडानी ने बोला नहीं, वो लोग सेपरेट कंपनी है, वो लोग अपने अकाउंट शो नहीं कर रहे, आपको बस इतना ही मतलब होना चाहिए कि हमने उनसे उनको पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसीलिए तो केपीएमजी ने बैकआउट किया कि ये लोग हमें ढंग से इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्लेमर हो रहा है कि एटलीस्ट इंफॉर्मेशन तो दो हमें ऑडिट करने के लिए, हम सामने से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और आप इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। तो दीज आर ऑल क्वालिफिकेशन, दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड लास्ट टू लास्ट हम ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि सामने वाले इन्फो प्रोवाइड नहीं कर रहे, दैट वुड बी डिस्क्लेमर ओपिनियन। डन। Okay, यहाँ पे audit qualification. For audit qualification, if any, in respect of the financial year for which the account are disclosed in the offer document, the issuer shall provide the restated financial statement. अगर auditor ने accounts में qualification बोली है, तो जो issuer है उसको बताना पड़ेगा, वो qualification ठीक करके वापस revised financial statement issue करने पड़ेंगे. That is financial statement adjusting the impact of qualification. आगे आता है फॉर क्वालिफिकेशन वेयर द इम्पैक्ट कैन नॉट बी असर्टेन्ड द सेम शैल बी डिस्क्लोज्ड। अगर आप इम्पैक्ट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि क्वालिफिकेशन की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो आपको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हम इम्पैक्ट फाइनेंशियल टर्म्स में फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट यहाँ पे एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन समझाया गया है, मींस द सम ऑफ डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 year up to the end of the quarter preceding the month in which the proposed issue was approved by the shareholder as the case divided by the number of trading day। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, अपने को पता है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग इनटू मार्केट प्राइस। एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हर दिन का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो डिवाइड बाय जितने ट्रेडिंग डेज थे, तो वो हमारा एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर इसको फॉर्मूला में अपने को लिखना है तो वही लिख सकते हैं, सम ऑफ डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, सम ऑफ डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज। नेक्स्ट बोला हुआ है पोस्ट इशू एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेंडिंग शेयर होल्डर। कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, हाँ जो एकदम ढीठ होते हैं, मानते ही नहीं है। नॉर्मल रेजोल्यूशन पास होता है तो सारे के सारे शेयर होल्डर, इवन अगर 70% भी पास हुआ तो बचे हुए 30% को मानना ही पड़ता है। अब 30% में कुछ ऐसे हैं जो 15% मान रहे हैं, 15% ढीठ है कि आप ये रेजोल्यूशन हमें नहीं मानना, हमें हमारे पैसे वापस दे दो, ये रेजोल्यूशन पास मत करो, या तो पैसे वापस दे दो। तो दोज आर डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अगर कोई भी ऐसे शेयर होल्डर है जो कि एफपीओ के रिलेटेड अग्री नहीं है या उन्होंने रेजोल्यूशन में ना बोला है, तो उनको हमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। In case of FPO, including under the fast track route, the promoter or the shareholder in control of the issuer shall provide an exit to the dissenting shareholder as provided under the Companies Act.
In case of change in object or variation in the terms of contract related to object referred to in offer document as per the condition. तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी कब प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो भी केस बताया हुआ है। कब? हाँ, जब नहीं मान रहे, लेकिन एग्जिट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको कब प्रोवाइड करनी है? जब आप इशू लेके आए और उसके ऑफर डॉक्यूमेंट में आपने ऑब्जेक्ट बताया था कि हमारे कंपनी का ये ऑब्जेक्ट है, फिर आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो और उसमें वो लोग नहीं मान रहे, तो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। In case of change in object या फिर variation in the term of contract related to the object referred to in offer document, आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में बताया कि हमारी कंपनी ऑटोमोबाइल का काम करेगी, थोड़े दिनों के बाद आप पैसा रेज करके आ गए, फिर आपने ऑटोमोबाइल की जगह पे ईवी सेक्टर में और एंटर कर लिया, तो वहां पे जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर थे जो न्यू ऑब्जेक्ट से खुश नहीं थे, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। Next है, the exit offer shall not apply when there are neither identifiable promoter nor the shareholder in control. अब exit opportunity provide कौन करेगा? अपना प्रमोटर ही प्रोवाइड करेगा या फिर जो शेयर होल्डर है कंट्रोल में, क्योंकि एग्जिट अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, हम उनके शेयर खरीदेंगे तो खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तो अगर आपकी कंपनी का कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर ही नहीं है या फिर कोई मेन शेयर होल्डर ही नहीं है जो कंट्रोल कर रहा है, तो उस केस में जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करोगे तो भी चलेगा। ओके, इसको हम कल देख लेंगे।